इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। फिर सेकंड लेक्चर में आज हम लोग किसी ट्रायंगल में के साथ कुछ जो टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशंस और उसके क्या फॉर्मूलाज हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज आती है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? देखिए, सेंट्रॉइड होता है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं POI लिखूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के जो तीनों मीडियंस हैं, जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे, जिस पे वो मीट करेंगे, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल। देखिए, अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, देखिए इस मीडियन क्या होता है? वो लाइन जो किसी ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से पास करे और ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, उसको हम मीडियन कहते हैं। तो ये मीडियन हो गया और ये भी मीडियन हो गया। ये सामने AC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये BC को कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जहां पे मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड कहेंगे। देखिए, इसको हम डिनोटेड बाय कैपिटल G, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इसकी एक खास बात होती है बच्चों, ये क्या करता है, जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो लिख लो, इट डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये 2:1 रेशियो में क्या करता है? मीडियन को डिवाइड करता है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, जहां पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए, नोट करके एक बात लिख लो, अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं तो हमने इस तरीके से मीडियन लिखा, और इफ A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3 are the midpoints of the sides of a triangle, then its centroid is given as A1 plus A2 plus A3 upon 3, B1 plus B2 plus B3 upon 3। ये डायरेक्ट आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं तो भी सेंट्रॉइड हम इसी तरीके से निकालेंगे, और अगर साइड के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो भी सेंट्रॉइड इसी तरीके से लिखा जाएगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ये हमारा था सेंट्रॉइड। अब सेकेंड पॉइंट है अपने पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखिए, जैसा कि ऑर्थो वर्ड का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स के अंदर परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ऑर्थो सेंटर मतलब कि परपेंडिकुलर्स का सेंटर। यानी कि देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है अपने पास, उसके तीनों अल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द altitudes of a triangle, उसको हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल O, इसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। देखिए, ये साइड, ये A है, ये B है और ये C है।
अब देखिए ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए एक तो मैं फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा और उसके बाद एक तरीका और मैं आपको बताता हूं जो सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन देखिए बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो और उसके बाद एसी की इक्वेशन फाइंड कर देंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो इसका तरीका क्या है, हाउ टू फाइंड ओ या ऑर्थो सेंटर, हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। क्या करेंगे, मैं इसका नाम लिख देता हूं पी क्यू आर। तो गेट द इक्वेशंस ऑफ एनी टू altitudes and then solve them साइमल्टेनियसली। देखिए किसी भी दो अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है। अदरवाइज दूसरा अपने पास शॉर्टकट एक फॉर्मूला है। देखिए कई बार ये शॉर्टकट फॉर्मूला लॉन्ग कट भी हो जाता है, वो tan वगैरह कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए फॉर्मूला है इसका x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरीके से y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। देखिए ये अगेन x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। tan a tan b tan c निकाल देंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जो मेथड मैंने बताया ये काफी इजी है। आप स्कूल लेवल पे या वैसे भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे कुछ शॉर्टकट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आज आप लोगों को। एक बात देखिए नोट करके लिख लीजिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए राइट एंगल किस पे है, बी पे है। तो देखिए बी पे जो बी हमारा वर्टेक्स होगा, यही किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है जिसपे 90 डिग्री फॉर्म होता है, वही उसका ऑर्थो सेंटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इससे आप इसके ऊपर जो अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे यही होगा, इससे इसके ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ये होगा, और यहां से इसके ऊपर जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया ये होगा। तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही हो गया ना बी। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, ऑर्थो सेंटर will be the vertex B। जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो B वर्टेक्स ही होगा। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर अपने पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है लाइक ये, तो इसका अल्टीट्यूड तो बेटे कहां होगा, ये तो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के इनसाइड ही हो, वो ट्रायंगल के आउटसाइड भी हो सकता है। तो यानी कि दूसरा पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं नोट में कि ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल में बी आउटसाइड द ट्रायंगल। वो ट्रायंगल के आउटसाइड भी हो सकता है, और किस में होगा, या ऐसे लिख लेते हैं मे बी की जगह पे विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल इफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड। अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका मतलब क्या है कि उसका ऑर्थो सेंटर जो है ट्रायंगल के बाहर होगा। ठीक है,
तो हमने क्या पढ़ा, सेंट्रॉइड पढ़ा और ऑर्थोसेंटर पढ़ा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? देखो, कोई ट्रायंगल एबीसी अपने पास है। अब वो सर्कल जो इन तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए पास हो, उसको हम सरकम सर्कल कहते हैं। और उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल। अब देखिए, सरकम सर्कल का मतलब अंडरस्टूड है कि द सर्कल इज पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो इस सर्कल के सेंटर को हम सरकम सेंटर कहते हैं। देखो, अब अपने पास ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल एबीसी है। हम यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ट्रायंगल है उसके जितने भी ये तीनों साइड्स हैं वो इस सर्कल के लिए कॉर्ड की तरह काम करेंगे। ए बी बी सी ए सी आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, और यहां पे ये इसका सेंटर है, इसको हम सरकम सेंटर कहेंगे। ठीक। अब देखो, अगर ये कॉर्ड है और ये सर्कल का सेंटर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये और ये परपेंडिकुलर भी होंगे और बाइसेक्टर भी होंगे, क्योंकि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो उसी तरीके से ये भी बाइसेक्ट करेगा, ये भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहां से एक नई डेफिनेशन और निकल के आ रही है। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इस साइड का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी, ये AC का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी, ये BC का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी, ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो इस सर्कल का सेंटर ही है। तो यानी कि हम इसको, इसकी एक नई डेफिनेशन लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? सरकम सेंटर। देखिए, ये डिनोटेड बाय कैपिटल C, इसको जनरली हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड C फाइंड कैसे करेंगे जो देखते हैं। देखिए, क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम क्या करेंगे? पहला तरीका है अपने पास, गेट द इक्वेशंस ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर bisectors of the sides and then solve them simultaneously। तो आप उसको simultaneously solve करें, तो solve करने के बाद जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सरकम सेंटर होगा। दूसरा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, x1 sin 2a x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये x कोऑर्डिनेट है। फिर y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो ये वर्टेक्स जो है, ये कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास सरकम सेंटर होगा। अब सरकम सेंटर के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सेंट्रोइड पढ़ा, ऑर्थो सेंटर पढ़ा, सरकम सेंटर पढ़ा। अब अपने पास आएगा इन सेंटर, एक्स सेंटर और 9 पॉइंट सेंटर। इसको नोट करो। नेक्स्ट,
इन सेंटर। देखिए इन सेंटर क्या होता है, अपने पास कोई एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3। इसके अंदर हमने एक सर्कल इंस्क्राइब किया है। इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया है का मतलब क्या होता है कि इसके तीनों साइड को टच कर रहा है ये सर्कल। तो इस सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सेंटर ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। देखिए अब इस ट्रायंगल में अगर ये सर्कल है तो इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो इसके लिए टेंजेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो ये ए बी टेंजेंट, बी सी टेंजेंट और ए सी टेंजेंट, यानी कि ए बी, बी सी एंड ए सी आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल। सर्कल के ऊपर क्या है, ये टेंजेंट्स हैं। तो टेंजेंट है तो हम क्या देख रहे हैं, ये इसको ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट करेगा। टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है ये और ये बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल बाइसेक्ट करेगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल है अपने पास, ट्रायंगल के ये एंगल्स हैं ए बी और सी। ये मान ले कि मैं इसको कैपिटल आई कहता हूं तो ये आई सी बाइसेक्ट कर रहा है, आई ए बाइसेक्ट कर रहा है और आई बी बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि आई बी, आई ए और आई सी ये तीनों जो अपने पास ट्रायंगल एबीसी है उसके एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे अपने पास एक नया फॉर्मूला, एक नई डेफिनेशन तैयार हो रही है। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इन सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, इन सेंटर कहेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। अगर इस साइड की लेंथ a है, इस साइड की लेंथ b है और इस साइड की लेंथ c है, तो इसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो इस तरीके से ये हमने इन सेंटर लिखा। अब देखिए फिफ्थ एक पॉइंट है, टर्म है एक्स सेंटर। देखिए एक्स सेंटर क्या होता है मैं आपको बताऊं। अपने पास अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, मैं किसी दो साइड्स को प्रोड्यूस करता हूं, लाइक ये ऐसे प्रोड्यूस किया गया है। अब वो ट्रायंगल जो दो प्रोड्यूस्ड साइड को और एक नॉन प्रोड्यूस साइड को टच करे, सॉरी ट्रायंगल नहीं सर्कल, वो सर्कल जो दो प्रोड्यूस साइड को, जैसे यहाँ पे फिगर में हम क्या देख रहे हैं, बी, ये एम कह दो और इसको एन कह दो, तो बी एम और सी एम इन दोनों प्रोड्यूस साइड को टच कर रहा है और बी सी नॉन प्रोड्यूस साइड था तो बी सी नॉन प्रोड्यूस साइड को टच कर रहा है। तो इस सर्कल को हम एक्स सर्कल कहेंगे और इस सर्कल के सेंटर को हम एक्स सेंटर कहेंगे। देखिए अब आप लोग सोच रहे हो कि हम इसको भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहां से भी एक सर्कल पॉसिबल है, फिर यहां से भी एक सर्कल पॉसिबल है। तो देखिए कितने सर्कल्स पॉसिबल हैं, 3 एक्स सर्कल्स पॉसिबल है। तो यानी कि 3 एक्स सेंटर आएंगे अपने पास, ठीक है। देख लेते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सेंटर ऑफ द एक्स सर्कल, एक्स सर्कल का क्या होगा, ये सेंटर होगा। देखियो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। जैसे देखो ये अपने पास ए है, तो ए के अपोजिट वाले साइड की लेंथ ए थी, तो जिस नॉन प्रोड्यूस्ड साइड को टच कर रहा हो, जैसे बीसी नॉन प्रोड्यूस्ड साइड था उसको टच कर रहा है, तो हम इसी इन सेंटर के फॉर्मूले में
उस साइड को के साइन को हम नेगेटिव कर देंगे या ऑपोजिट कर देंगे। तो ये होगा -ax1, बाकियों को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। फिर -a प्लस बी प्लस सी। फिर से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस नॉन प्रोड्यूस साइड को, देखिए BC नॉन प्रोड्यूस साइड था, यानी A साइड को ये टच कर रहा है, तो जिस नॉन प्रोड्यूस साइड को टच करेगा उसका साइन चेंज करना है इन सेंटर वाले फॉर्मूले में। तो -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 -a प्लस b प्लस c। फिर यहाँ पे -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। तो ये हमने x सेंटर का फॉर्मूला लिख दिया। अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना है E2 का, तो देखिए B का साइन चेंज हो रहा है, ये मैंने E1 का लिखा है, E2 का लिखना है। तो क्या करेंगे, ax1, अब B इज द नॉन प्रोड्यूस साइड, तो माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c। यहाँ पे ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग इस सर्कल के, ये इस ट्रायंगल के एक्स सेंटर्स लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से आप इजीली इसको लिख सकते हो। अब लास्ट टर्म है अपने पास 9 पॉइंट सेंटर, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट है 9 पॉइंट सेंटर। तो देखिएगा इसको ध्यान से, द सर्कल पासिंग थ्रू फर्स्ट, वो सर्कल जो नीचे में 3 पॉइंट्स लिखूंगा, इन तीनों पॉइंट्स से पास होने वाले सर्कल को क्या कहेंगे हम, 9 पॉइंट सर्कल कहेंगे। और उस सर्कल के सेंटर को हम 9 पॉइंट सेंटर कहते हैं। देखिए, द सर्कल पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। तो ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स से, देखिए तो मिड पॉइंट्स टोटल कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, तो यानी इन तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। सेकेंड, द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स या द फिट ऑफ द आल्टीट्यूड्स। तो देखिए हर साइड के ऊपर 3 आल्टीट्यूड होंगे, तो 3, तो ये पॉइंट्स हो गए, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। थर्ड, अब देखिए, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर एंड वर्टिसेस। तो देखिए 3 वर्टिसेज हैं, और जो भी अपने पास 3 वर्टेक्स होगा उसका ऑर्थो सेंटर है। मान लीजिए कि ये ऑर्थो सेंटर और ये वर्टेक्स है, तो इसके तीनों मिड पॉइंट से, यहां से, और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन, ये टोटल कितने हो गए, देखिए 3 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये और 3 पॉइंट ये, तो टोटल अपने पास 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो इन 9 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल को हम 9 पॉइंट सर्कल कहेंगे। तो द सर्कल पासिंग थ्रू दिस आर कॉल्ड 9 पॉइंट सर्कल, एंड द center of this circle is called 9 point center। इसको हम क्या कहते हैं, 9 point center कहते हैं। ठीक, अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो याद रखना है। सबसे पहले हमने ऑर्थो सेंटर को कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया था, सेंट्रोइड को कैपिटल G से, सर्कम सेंटर को कैपिटल C से, और
9 पॉइंट सेंटर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, जो अब एक आपको वर्ड याद रखना है, ONGC। आप जानते हो कि ONGC से आप लोग फेमिलियर हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। तो देखो यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूजफुल है ये। देखो जी के पहले टोटल कितने टर्म्स हैं? 2, ON है और ये C है। तो सबसे पहली बात जो G है, G divides O and C in the ratio of 2:1। जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर हमारे पास ऑर्थो सेंटर है और सरकम सेंटर है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। सेकंड देखिए, जो N है, N इज द मिड पॉइंट ऑफ O एंड C। यानी कि 9 पॉइंट सेंटर जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का मिड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट आपको देखिए, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो जो उसका एंगुलर बाइसेक्टर होता है वही उसका मीडियन भी होता है और वही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। यानी कि फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OC एंड G ऑल कोइंसाइड, वो सारे क्या होंगे? कोइंसाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए N क्या होता था? O और C का मिड पॉइंट होता था। तो देखिए O और C का मिड पॉइंट है तो 2 पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो 9 पॉइंट सेंटर है वो भी इसी के ऊपर होगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है अपने पास, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल इज हाफ ऑफ, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। जो सरकम सर्कल है उसके रेडियस का हाफ होता है। तो हमने इतना कुछ आज इस टॉपिक में सेकंड लेक्चर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लगाने होते हैं और आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि IIT में और JEE मेन में पूछे जा चुके हैं। टिल देन आप लोग ढंग से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें हमारे जो चैनल्स हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं। और बेस्ट ऑफ लक तब तक के लिए आप लोगों को। गुड बाय।